लास्ट एपिसोड में हमें पता चलता है कि अंडर वाटर सिटी को टराटे नहीं बनाया हुआ है और नारी बताते टराटे ने यहाँ काफी रिसर्च किया। एग्जाम्पल के लिए एक जूम गन जितना ज्यादा इंसान जैसा दिखता है वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है। इन पावर का रूप हर जूम गन की खासियत के हिसाब से अलग अलग होता है। जीनियो कहती है 1 मिनट रुको, आखिरकार उसने इस तरह की जगह क्यों बनाया और इस तरह का एक्सपेरिमेंट क्यों किया, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती क्योंकि यहाँ दी गई जानकारी। नारी कहती मुझे भी पक्का पता नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करे, लेकिन निश्चित रूप से दिलचस्प है। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि टराटे ने अकेले इस टेक्निक का रिसर्च कैसे किया जो अपने समय से सैकड़ों साल आगे की है और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस थोड़ी देर के लिए रुकी थी, फिर मिलते हैं। जीनियो कहती रुको, जाने से पहले मुझे जवाब दो नायरी, लेकिन वो वहाँ पे गिर जाते जिससे कहती आउच और अपने मन में कहती इसका कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि ये सारी जानकारी ये तो साफ है कि इंसानों की मदद के लिए है। जूम गन का लीडर हमारे फायदे के लिए रिसर्च करने के लिए इस तरह का जगह क्यों बनाएगा, आखिर वो ऐसा क्यों करेगा, मुझे जानना ही होगा। हो सकता है कि अभी भी कुछ छिपी हुई फाइल हो जिन्हें मैंने अभी तक नहीं ढूंढा है। ये दुनिया, इसमें अभी भी ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता है। दूसरी तरफ टराटे को देखते जिसके सामने काफी सारे रांझी फ्लावर होता है, वो कहता अब ज्यादा समय नहीं लगेगा और हमने तो उसके सामने एक अजीब सा क्रिएचर होता है जिसे टराटे फादर कहता है। ये अपने सामने देखते हुए कहती मुझे तो यकीन नहीं होता ये क्या है, ये नया नॉर्थ ग्योंगसा के आसपास होना चाहिए, यहाँ से मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हो। एक पत्थर को फेंकते हुए कहता इतना ही नहीं, और वो पत्थर उसके अंदर जाती है उस पर सिस्टम आने लगता है, सिस्टम एरर, ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया जाएगा। ली अपने मन में कहते जो भी चीज इस बैरियर को पार करती है उसे डिलीट कर दिया जाता है। मैंने तो इससे पहले कभी ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं सुना है, ये किसी भी लिविंग बीइंग के बियॉन्ड सा लगता है। और लास्ट में और भी अजीब बात यह है कि ये फैक्ट है कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। इतनी ऊंचाई से मुझे इसे देश से कहीं भी देख लेना चाहिए था, ना कि बुसान से। किसी को भी इस बैरियर के अस्तित्व के बारे में पता नहीं था। इस पूरे समय के दौरान जब हमने अपने मिशन के लिए देश भर में खोजबीन कर रहे थे, हमने सिर्फ कुछ ही इलाके की छानबीन नहीं किया। मैंने कभी भी ग्योंगसोंग प्रांत से बाहर देखने के बारे में सोचा भी नहीं था। ऐसा लगता है जैसे हमें इसी तरह से प्रोग्राम किया गया था, लेकिन यहाँ खड़े रह के सिर्फ इसके बारे में सोचने से मुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। हर चीज की शुरुआत होती है उसके साथ जो कभी मर नहीं सकते। और वहाँ से जाते हुए कहती अब लगता है कि समय आ गया है मिराई से मिलने के लिए। दूसरी तरफ नोरी अपने कार से जा रही होती है और कहती है डोंगवा टीम 2 और टीम 3 से संपर्क करो और उन्हें तैयार रहने के लिए कहो। डोंगवा कहता ठीक है, मुझे उन्हें कहाँ इकट्ठा होने के लिए कहना चाहिए। नोरी कहती क्या, उन्हें जाहिर तौर पे बुसान जाना होगा, जूम गन का हेडक्वार्टर वही है। मुझे ड्राइविंग पर ध्यान देना इससे पहले कि तुम इसका खुद हल निकाल लो। मुझे गाड़ी चलाना ज्यादा अच्छे से नहीं आता है। इतनी उम्र होने के बावजूद तुमने अभी तक गाड़ी चलाना क्यों नहीं सीखा? अगर तुम्हें गाड़ी चलाना आता तो मैं सबको जानकारी दे सकती थी। भले ही तुम लंबे और स्ट्रॉन्ग हो गए हो, लेकिन तुम्हें जरा भी बदलाव नहीं आया है। डोंगवा कहता वेल सॉरी। नोरी अपने मन में कहती मिराई की बॉडल है, जूम गन के एडवांस कैंप डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ये प्लान के अनुसार नहीं है, लेकिन ये एक बुरा अवसर भी नहीं है। हम बुसान तक जाने का इस मौका का पूरा फायदा उठाएंगे। ये हमारे लिए जीत हासिल करने का मौका है। हम बुसान के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन डोंगवा चिल्लाने लगता है क्योंकि नोरी इधर उधर गाड़ी चलाने लगती है और कहता कमांडर ज्यादा मत करो। नोरी कहते फिलहाल करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चला रही हूँ। और दूसरी तरफ बोन को देखते जिससे मिराई हेरुंग पे अटैक कर देता है। मिराई के अटैक से हेरुंग में पीछे गौर होने लगता है और कहता मुझे कुछ जानना है। कॉमन सेंस तो यही कहता है कि किसी भी लिविंग क्रीचर का सिर को काट दिया जाए तो वो मर जाएगा, है ना। और मिराई के अटैक को झटकते हुए मिराई गले को काट कर अलग कर देता है। कहता क्या तुम भी मर जाओगे अगर मैं तुम्हारा सिर काट दूं तो? लेकिन मिराई अपने इस सिर को पकड़ लेता है और उसे काफी दूर की ओर फेंक देता है, जिससे हेरुंग कहता वाह, लगता है तुम पर कॉमन सेंस का कोई भी नियम लागू नहीं होता। रुको तो फिर तुम किस हिस्से से रीजनरेट करते हो? फिर वो किसी बात पे हैरान होता, तभी मिराई उसके पीछे से निकलता है और हेरुंग कहता तो तुम्हारा रीजनरेशन तुम्हारे सिर से होता है। लेकिन मिराई कहता मेरी मॉम कहाँ है, जल्दी बताओ। हेरुंग कहता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? मिराई अपने ओरिजिनल स्टाइल ब्लड टाइफून का यूज करने लगता है। उस अटैक से वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है। हेरुंग उससे बचते हुए अपने मन में कहता वो तो मेरी सुनी सुनाई बातों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं बस उसे थोड़ा छेड़ कर जाने वाला था, लेकिन अब मुझे उससे लड़ने का बहुत ही मन कर रहा है। बस थोड़ा सा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तभी कोई कहता वापस आओ हेरुंग, ये जल्दी शुरू होगा। हेरुंग कहता क्या समय हो गया है और मैं अभी कुछ मौज मस्ती करने वाला था। लेकिन मिराई आगे बढ़ते हुए कहता जवाब दो। हेरुंग कहता मुझे यकीन है कि तुम भी चाहते हो कि मैं यही रहूं, ज्यादा निराश मत हो। और वहाँ से गायब होने लगता है। हम जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे। हेरुंग को गायब होते हुए देख के मिराई भी हैरान रह जाता है और अपने चारों ओर देखते हुए कहता कहाँ गया? वो अचानक गायब हो गया। अभी मिराई पे काफी ज्यादा रोशनी पड़ता है और अपने सामने को और देख के कंफ्यूज होता है। टराटे कहता एक सम्मानजनक मौत। वो सारे रांझे फ्लावर चमकने लगता है और टराटे कहता है हमें इन शापित अंधकार से मुक्ति दिलाएगी, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा एक नई दुनिया बनने से पहले। दूसरी तरफ नोरी कहते ये क्या था, अचानक रोशनी इतनी तेज क्यों हो गई? डोंगवा कहता कमांडर ये सब क्या है, वो आखिर क्या है? और नोरी भी कार से बाहर आते हुए उसे देखती है और उसे
काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और कहती है आखिर ये क्या बकवास है। और हम तराइटे के कैंप से कुछ बड़ा सा निकलते हुए देखता है जो शायद डीएनए या वायरस हो सकता है। नोरी कहती है आखिर ये है क्या, आखिर ये क्या बेला है, क्या वो कोई ट्री है। बुसान से भी जूम उसे देख रहे होते और कहते हैं देखो। तो कोई कहता है तराइटे वहीं पर है, क्या तुम्हें लगता है कि इंसानों ने अचानक हमला किया था। अभी जमीन से एक टेंटिकल निकलने लगता है जिससे वो जूम हैरान रह जाता है। तभी वो टेंटिकल उस जूम के आर पार हो जाता है, इससे उसका बॉडी फूलने लगता है और वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है और बुसान के सारे जूम उसमें ट्रैप या फट जाते हैं। तभी उस ट्री से आवाज आता है बुसान आओ, जिसे डोंगो कहता मैं तो डर गया, ये क्या हो रहा है, कमांडर पेड़ ने अभी अभी बात की। और ट्री से आवाज आता तुम्हारे लिए, मेरे लिए, उन सभी अनगिनती भुला दिए गए लोगों के लिए। ये वॉर उन सभी लोगों का एक अवसर है जो एक नई दुनिया की कामना रखते हैं। एक उम्मीद, इस बार तुम मुझे निराश नहीं करोगे। नोरी कहती सभी जगह में से बुसान ही क्यों, और तुम्हें क्यों नहीं लगता कि टराटे जैसा लग रहा है। अंदर जाओ डोंगवा। डोंगा कहता क्या आप सच में जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्या आपको पता है कि ये एक जार हो। रुको, क्या आपको सच में इस बारे में सोचना नहीं चाहते, ये तो आपके स्वभाव से अलग है। नूरी कहते तुम्हें शायद ये बात पता ना हो क्योंकि तुम गाड़ी नहीं चलाते, लेकिन ट्रैफिक लाइट पर एम्बर होने से अचानक ब्रेक लगाना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ये जानना जरूरी है कि अवसर का लाभ कब उठाना है और रेड लाइट होने से पहले आगे बढ़ते रहना है। मिराई वैसे भी बुसानी जा रहा है, हमारे बेस को सेफ रखने के लिए जो जरूरी है वहीं पर रहेंगे, बाकी सभी बुसान आएंगे। मिराई भी उसे देखते हुए कहता ये क्या है, एक सफेद पेड़। अभी मिराई किसी चीज से हैरान रह जाता क्योंकि वहीं पे लेट जाता है और कहता मेरे बॉडी को क्या हो रहा है, और काफी ज्यादा कराने लगता है और उसके बॉडी के अंदर कुछ हलचल सा होने लगता है। अभी उसको वॉमिट सा आने लगता है, उसके सारे ऑर्गन उसके मुंह से बाहर आ जाता है और काफी ज्यादा खांसते हुए कहता है मेरी बॉडी अचानक इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। अभी मिराई के हाथ खुद ही उसके बॉडी से अलग हो जाता है, फिर मिराई के दोनों पैर भी अलग हो जाता है जिससे मिराई कहता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और हमने तो फिर इसके दोनों आंखों भी बाहर आ जाता है। मिराई का काफी ज्यादा हालत खराब होने लगता है, कहता मुझे बहुत ही चक्कर आ रहे हैं। तब उसको अपनी मॉम की बात याद आता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए मर जाओगे, और उसकी मॉम बार बार यही बातें दोहराने लगती है। मिराई कहता मॉम, उसकी मॉम फिर से कहती है तुमने कहा, और वो हजारों लाखों बार ऐसे ही कहने लगती है और बार बार वो किसी चीज में बदलने लगती है और वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही होती है, बार बार यही कहने लगती है। हम वहाँ पे कुछ ऐसे चीज को देखते हैं जिसे समझा पाना भी मुश्किल सा हो रहा होता है। अभी उसमें से एक कहता मिराई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम मिराई के डार्कनेस में से उसके सिर को देखते हैं जो कहता बहुत ही ठंडा हूँ मैं बहुत ही ठंडा हूँ मॉम। और बार बार अपनी मॉम को पुकारने लगता है। तभी कोई कहता वो उधर है हेयून कहती कहाँ। मिराई को इंजेक्शन लगाता उसे देखते हुए जीसन को पसीने छूट रहे होते और वो कहती है क्या हमारे लिए ऐसा करना ठीक है। हेयून कहती है मुझे ऐसा लगता है, और होते हुए कहते क्या तुम्हें लगता है कि हम बहुत ही देर कर चुके थे, क्या वो ठीक हो जाएगा। जीसन अपने आंखों को बंद करते हुए कहती है हाँ वो ठीक हो जाएगा। मिराई के बचे हुए गले को उठा लेते कहती सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलना चाहती थी मिराई। रामनेटर मिराई के सिर तक बेजान सा लग रहा होता है और उसका दोबारा बॉडी हील नहीं हो रहा होता और वो दोनों उसे लेके जाने लगे। जीसन कहती क्या ये किसी दवाई की वजह से हुआ है। हेयून कहती है हाँ, क्या तुम्हें पता है कि मिराई लगातार कौन सा ड्रग लेता है। हेयून कहती है वो अभी टेस्टिंग में, इसलिए मुझे लगता है कि वो भी फेल हो जाएगा, लेकिन उसके जाने के बाद मैंने लैब में उसके बचे हुए सेल पर इसका दोबारा टेस्ट किया और उसने उसके सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि वो सक्सेस रहा। जेसन कहते उसे ठीक हो जाना चाहिए था क्योंकि उसने उस प्रभाव को बेअसर करने के लिए एक और इंजेक्शन लगाया था, है ना। हेयून कहते हाँ वो शायद जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन क्या जो मैंने किया वो क्या सच में ठीक था। धमाके की आवाज सुनकर मैं अचानक उसके पीछे भागी क्योंकि मैं चिंता में थी कि कहीं उसकी मौत ना हो जाए। और होते हुए कहते लेकिन सच्चाई यह है कि मिराई उसकी मरने की इच्छा को पूरा करने के बेहद करीब आ गया था। क्या मैं उसके जिंदा रहने की चाहत रख के स्वार्थी बन रही हूँ। जेसन कहते मुझे पूरा यकीन है कि वो पहले हमसे ठीक से विदाई लेना चाहता होगा, मुझे यही यकीन है। तो चलिए जल्दी टीम 2 के कैंप पे वापस चलते हैं और क्यों से मिलते हैं। हेयून कहती है ठीक है। मिराई का दिमाग एक्टिवेट हो जाता है तो अपने मन में कहता है ये बहुत ही गर्म महसूस हो रहा है। अभी वॉकी टॉकी से आवाज आता नहीं तुम यहाँ नहीं आ सकते, टीम 2 कैंप में मत जाना हेयून। और वो दोनों अपने सामने देख के काफी हैरान रह जाते हैं और कहते जेसन सभी लोग, क्योंकि हम देखते किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मार चुके होते हैं। और हेयून कहते ये क्या हुआ। जेसन कहती हेयून रेडियो पर क्यों से संपर्क करने की कोशिश करो। हेयून कहते नहीं मैं बैग घर पे भूल गई हूँ। जेसन कहती क्या। वहाँ से क्यों निकलकर कहता इस तरफ हेयून जेसन, और तरफ आगे बढ़ते कहते ये सब क्या हो रहा है। क्यों कहता मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा लेकिन अभी हमें छिपना होगा। तभी वहाँ पे मिराई की मॉम भी आ जाती है, कहती वो तुम हो, जिससे वो सभी हैरानी से उसे देखते हैं। जेसन कहते ये कौन है की हुई। क्यों कहता डेमेट यहाँ से निकलो जल्दी करो। लेकिन मिराई अपने मन में कहता मॉम। तभी उन सभी के बॉडी पे जबरदस्त प्रेशर पड़ने लगता है और कहता की हुई। और वो सभी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कोई कहता जेसन। वहाँ पे कुछ अजीब सा होने लगता है जिससे वो कहते ये सब क्या चल रहा है। अभी हम जेसन को खून में लटपट देखते हैं जिसे देख के मिराई काफी हैरान रह जाता है। उसका एक आंख भी हील हो जाता है। हम लगता है आवा उन तीनों गर्दन काट के अलग कर देती है।
लेकिन ह्यून अपने पावर की मदद से दोबारा वहीं पे रिसेट हो जाती है और काफी हैरानी से कहती मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे लगा था कि मैं मर गई थी। अपने मन में कहते क्या ये सब एक सपना था या फिर मैं किसी ऐसी एबिलिटी के असर में थी जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। नहीं, ये अभी जरूरी नहीं है, मुझे वापस जाकर पता लगाना होगा कि क्या हुआ था। और दूसरी तरफ देखते आवा उन दोनों के सिर को काट के अलग कर देते जिसे मिराज देखता ही रह जाता है और वो काफी हैरान रह जाता है और जीसन के साथ बिताए हुआ टाइम को याद करने लगता है और कहता है जीसन। उसकी बॉडी दोबारा हील होना शुरू हो जाता है। कहता है इधर उधर की बातें करना बंद करो, जल्दी उठो जीसन। लेकिन आवा मिराज के सिर में शॉट को डाल देती है और उसको उठा के वहाँ से जाने लगती है और कहती है मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो मिराज, मेरे साथ आओ। वहाँ अभी भी बहुत सारे लोग मौजूद है और हम देखते हैं उन दोनों को जाने के बाद सिर्फ उन दोनों के सिर को देखते हैं। मिराज कहता तुमने ये क्यों किया? वो रोते हुए कहता वो अच्छे लोग थे, मरने लायक नहीं थे। आवा तो पहले खामोश होते फिर अपने शॉट को निकालते हुए कहते क्या तुम्हें याद है मिराज, जब से तुम छोटे थे तब से तुम मुझे हमेशा ढूंढते रहते थे। तुम तो बाथरूम जाने के लिए भी मुझ पर भरोसा करते थे और सोते समय तुमने मेरा हाथ पकड़ के रखा था। सच कहूँ तो मुझे परवाह नहीं है रहती की प्लान या जूम और इंसानों के बीच का वॉर। मुझे सिर्फ इस बात की परवाह है कि तुम्हारे आसपास के सभी इंसानों को खत्म कर दूं। तुम्हें सिर्फ मुझ पर ही ध्यान देना चाहिए मेरे छोटे से प्यारे लड़के, चलो चले। मिराज की आंखों से लगातार आंसू निकल रहा था। बताया जाता है मिराज खुद को रोने से रोक नहीं पाया, चाहे उसकी मौत की क्रूरता थी या फिर ये देख कर कि वो कितना बदल गई थी या फिर अपने प्यारे साथियों को खोने का दुख। मिराज को नहीं पता था ठीक इसी वजह से वो इतना दुखी महसूस कर रहा था। अभी आवा के हाथ से मिराज का सिर गायब हो जाता है और उसे ह्यून आके छीन लेती है जिससे आवा कहती है तुम। और ह्यून काफी ज्यादा हाफ रही होती है। आवा अपने मन में कहती है मुझे पूरा यकीन है कि मैंने उसे मार डाला था तो वो अभी जिंदा कैसे है? क्या वो भी एक ट्रांसजेंडर हो सकती है? और मिराज के लेकर वहाँ से जाने लगती है। आवा अपने मन में कहती है उसके पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, सभी इंसानों को मारने के बाद उसे ढूंढने के लिए अपने समय में ले सकती हूँ। ह्यून काफी दूर आ जाती है, कहती ये सब सच था, ये कोई सपने या किसी तरह की एबिलिटी नहीं थी, तो ये सच भी हुआ। काफी ज्यादा रोते हुए कहती वो सब मर चुके हैं जेसन और के हुई। मिराज कहता तुम। ह्यून कहता मिराज हम क्या करें, उस औरत ने जेसन और के हुई को मार दिया, ऐसे चलता रहा तो सब लोग मारे जाएंगे, तुम्हें उसे मारना ही होगा प्लीज। मेरा अपने मन में कहता मैं वो चाहती है कि मैं उसे मार डालूं, मेरी मॉम। ह्यून से कहता मैं नहीं कर सकता, जिसे ह्यून हैरानी से कहती क्या तुम क्यों नहीं कर सकते, जेसन मर गई है, तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही है। मेरा कहते जेसन के सिर को याद करते हुए काफी ज्यादा रोने लगता है। ह्यून भी रोते हुए कहते मुझे लगा था कि तुम उसकी परवाह करते हो, क्या उसकी मौत से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? लेकिन मैं रोते हुए बार बार मैं कह रहा होता है। और ह्यून कहते मैं इन सबसे तंग आ चुकी हूँ, मुझे अपने प्यारे दोस्तों को मरते हुए देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और लोगों को डर से कांपते हुए देखना। मिराज प्लीज हमारी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, तुम क्यों हो? क्या तुम अभी भी हिचकिचा रहे हो? मिराज बताता मेरे लिए क्या जरूरी है और मिराज को याद आने लगता है कि जेसन उससे बुला रही थी मिराज। इससे मिराज और भी ज्यादा रोने लगता है, काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। अभी ह्यून भी हैरान हो जाती है, कहती मिराज क्या चल रहा है? अभी मिराज वहाँ से खड़ा होकर जाने लगता है जिससे ह्यून सिर्फ देखती रह जाती है। मिराज सभी के मरे हुए बॉडी के ब्लड से गुजरने लगता है और आवा के पास पहुँचते हुए कहता मॉम बस बहुत हुआ, जिससे आवा खामोशी से उसे देखती है। फिर कहती मिराज कुछ गड़बड़ है क्या? अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहती तुम इतनी बुरी तरह से क्यों कांप रहे हो, जिससे मिराज जमीन पे गिर जाता है। मिराज काफी ज्यादा हाफते हुए कहता अगर तुम नहीं रुके तो मैं। आवा कहती है तुम क्या तुम मुझे फिर से मारने वाले हो? मिराज का काफी सारे पसीना छूटने लगता है, उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। कहता है ये मैं तो। अभी जेसन सिर भी हल्का सा ग्रो होने लगता है। कहती भागो मिराज, जिसे मिराज देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और जेसन कहती है ये खतरनाक है बहुत ही ज्यादा, जल्दी करो यहाँ से निकल जाओ। मिराज अपने मन में कहता जेसन आखिर कैसे? जेसन कहती तुम यहाँ खतरे में हो। अभी आवा उसके सिर के 2 टुकड़े कर देती है और अपने आखिरी शब्दों में कहती है मिराज भागो, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। और आवा कहता क्या ये वही इंसान है जिसने मिराज को गले लगाया था? पहले तुम्हें गोद में लेने के बाद तुम्हारे खून के कुछ हिस्से को सोख कर धीरे धीरे खुद को रिजेनरेट किया होगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो तुम्हारी मॉम होने के नाटक करे? मिराज कहता मैंने तुमसे कहा था रुकने को। आवा कहते मेरी बात सुनो मिराज, मैं तो बस। अभी आवा का आधा बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है, इससे आवा भी कराने लगती है और कहता तुम अपनी मॉम के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझे फिर से मारने वाले हो? मैं अपने आप से कहता मैं ये कर सकता हूँ। काफी रोते हुए कहता क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता? और मिराज बताने लगता वो मेरे लिए पूरा दुनिया थी, मेरी मार्गदर्शन थी, अब उसे लाइट की ओर वापस ले जाने की मेरी बारी है। और खुद को संभालते हुए कहता मैं आपको सही राह दिखाऊंगा मॉम। आवा कहती क्या तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैंने कुछ गलत किया हो? ठीक है अगर तुम जिद करते हो तो। अगर मुझे लगा कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो तो एक माँ होने के नाते मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और उसकी बॉडी भी दोबारा हील होने लगता है, अपने डोमेन को चालू करते हुए कहती है सुप्रीम ग्रेड मिडिल फॉर्म। और मिराज से कहती है अगर तुम जीत गए तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन अगर मैं जीती तो तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। दूसरे बीच का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई आता है और कहता है
आखिरकार में कामयाब हो गई, लेकिन और अपने मन में कहती छुपे हुए फाइल से जेजे आइलैंड का ही संकेत मिला है। जेजू आइलैंड पे जरूर कुछ तो है, ये यही होना चाहिए, लेकिन ये कहाँ गया। नेम प्लेट को पढ़ते हुए कहते मिराई और युसामुई आइलैंड में कहाँ हूँ। अभी दो खाने की चीज आगे की ओर बढ़ता है और ये होनजिन का काम होता है जो उसे तल रही होती है। शॉपकीपर कहता है बहुत ही बढ़िया शानदार काम, आज के लिए इतना ही काफी है। मुझे नहीं पता कि अगर तुमने अपने फिजिकल एबिलिटी को अवेकिंग ना किया होता तो मैं क्या करता। होनजिन उसे देखते हुए कहती है वेल तुम सबकी बदौलत आज सभी लोग कॉर्न डॉग का आनंद ले रहे हैं और बच्चे उसे खाते हुए कहते हैं बहुत ही स्वादिष्ट है ना। तो दूसरा कहता है मैं इसे लाइफ टाइम तक खाता रहूंगा। होनजिन कहती है अच्छा ऐसा है, मुझे खुशी है कि सभी लोग अच्छे समय बिता रहे हैं, लेकिन पूरा आइलैंड कॉर्न डॉग में कब बदल गया और उसे ये सारी मटेरियल कहाँ से मिलती है। तभी वहाँ पर जेसन आते हुए कहते एक्सक्यूज मी, जिससे वो दोनों उसे देखते हैं। जेसन कहते मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सॉरी इस जिनियो होती है। होनजिन कहती एक अजनबी पीछे हटो, तुम्हें ये जगह कैसे मिली। होनजिन कहती रुको मैं अभी अभी यहाँ नाव से पहुंची हूँ। तभी उसके पीछे मास्टर आते जो कहते कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि वो मुझे ढूंढ रही है। इससे होनजिन कहती है फादर। नेक्स्ट में जिनियो मास्टर को सब कुछ बता देते जिससे मास्टर कहता अच्छा ऐसा है तुमने अंडर वाटर सिटी से वो फाइल के निर्देश खोज निकाले, क्या तुम इस दुनिया के रहस्य के बारे में जानने के लिए आए हो। जिनियो कहते हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। साफ शब्दों में कहूँ तो मैं जेजू आइलैंड की तलाश में यहाँ आई थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं कि आपको ये पहले से ही पता है या नहीं। मास्टर कहते तुम सही जगह पर आए हो। जिससे जिनियो कहती क्या, और मास्टर कहते मैं तुम्हें इस दुनिया के सीक्रेट के बारे में बताती हूँ, या फिर कहे तो टरायते के रहस्य के बारे में। जिनियो काफी हैरानी से कहती है तुम क्या, और मास्टर कहते हैं मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती बेशक, क्योंकि ये सीक्रेट ताश को पत्ते की तरह एक के बाद एक खुलते जाते हैं, इसलिए इसे लाइन से ही बताना जाना चाहिए। सबसे छोटे से शुरू करते हुए जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ ये सबसे छोटा रहस्य है। कई 100 साल पहले जब टरायते ने यहाँ से ट्रेनिंग ले लिया था, एक ब्यूटीफुल सोल जो उसके महान एम्बिशन को पूरा करने में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाएगा, सीधे उसके सेल को जवाब दिया और खुद को अपीयरेंस किया। यहीं से उसके सारे रहस्यों की शुरुआत हुई। और दूसरे मिराई के मोम को देखते हैं, अपने अटैक से मिराई के बॉन्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। अभी वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं, लेकिन आवा के पंच से मिराई का हाथ भी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। और कहते तुम हिचकिचा क्यों रहे हो। उसके बॉडी से काफी सारे पार्टिकल निकलते हैं जो जाके मिराई के बॉडी को टुकड़े टुकड़े करने लगते हैं। मिराई खुद को संभालता और आवा कहती है इतना काफी नहीं होगा मुझे मारने के लिए। मिराई अभी भी हिचकिचा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो आवा की तरफ आगे बढ़ता है। आवा उसे देखने लगती है। हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें वो कहती है मैं जानती हूँ। और छोटा सा मिराई कहता है जल्दी करो मॉम, हमारी ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी करो। और उसकी मॉम भी आते हुए कहती है ठीक है मैं समझ गई, तो अब थोड़ा धीरे चलो। लेकिन मिराई ट्रेन में चल जाता है और ट्रेन खुलने लगता है, जिससे उसकी मॉम कहती नहीं मिराई दरवाजे बंद हो रहे हैं, मैं क्या करूँ। उसका पीछा करने लगती है और कहती है मेरा इंतजार करना, मैं अगले स्टेशन पे आ जाऊंगी। और प्रेजेंट में मिराई उसके पास पहुंच जाता है। अब उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहती है। हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं। उसकी मॉम कहती है मिराई सावधान रहना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें चोट लगे। मिराई गाजर को काटते हुए कहता है इस तरह। उसकी मॉम कहती है एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा काम, तुम हर चीज में बहुत ही अच्छे हो। और प्रेजेंट में मिराई के हाथ को काट कर अलग कर देती है। फिर मिराई को किक जड़ देती है और उसकी तरफ आगे बढ़ती है। फिर से फ्लैशबैक देखता है। उसकी मॉम उससे साइकिल सिखाने लगती है। मिराई कहता है मॉम मुझे जाने दो। उसकी मॉम कहती तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिराई कहता है आपको सच में यकीन है। और उसकी मॉम कहती है बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इसे कभी जाने नहीं दूंगी। मिराई की बॉडी को टुकड़े करते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। फिर दोबारा मिराई पे अटैक कर देता है। उसके चेहरे को पकड़ते उसे जमीन पे पटक देती है। दोबारा उस पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन इस सबसे मिराई भी अब चिढ़ने लगता है। तभी मिराई आवा गले को पकड़ उसे जमीन पे पटक देता है। उसके शॉट को पकड़ते हुए उस पर शॉट मारने के लिए तैयार रहता है और काफी जोर से चीख मारता है, लेकिन उस शॉट को मार नहीं पाता। वो काफी ज्यादा हाफने लगता है। उसके आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं और कहता है प्लीज मॉम रुक जाइए प्लीज। उसकी मॉम कहती मुझे पता था, मैं तुम्हारे लिए पूरा दुनिया थी। मिराई आगे को बढ़ने लगता है, जिससे वो कहने लगता है मॉम मॉम, और पलट कर अपनी मॉम को पीछे को देखता है। और प्रेजेंट में देखते वो शॉट आवा के अंदर जाने लगता है। ये मिराई बस देखते ही रह जाता है। उसकी मॉम आगे बढ़ते उसे गले लगा लेती है और कहते तुम मेरे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी थे। दूसरी तरफ जिनियो कहती 1 मिनट रुको, तुम्हारा क्या मतलब है कि एक सोल ने टरायते का पुकार का जवाब दिया। ये तो सरासर बकवास है, सोल की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं एक साइंटिस्ट होने के नाते सोल के अस्तित्व को होने को इनकार करती हूँ। मास्टर कहते मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुमने पूछा था। जिनियो कहते लेकिन उस सोल ने टरायते से संपर्क क्यों किया, वो एक बुरा इंसान है, मुझे सच में जानना है, जल्दी बताओ। मास्टर कहते तुम पे निर्भर है कि तुम मुझ पर यकीन करती हो या नहीं, लेकिन सोल की दुनिया सच में अस्तित्व है, लेकिन सोल की दुनिया सच में मौजूद है। इसके जरिए मैंने अतीत और फ्यूचर दोनों देखा है और मैंने इस दुनिया के सभी पेचीदगियों को अपने दोनों आंखों से देखा है। एक पीटफुल सोल ने टरायते का पुकार का सीधा जवाब दिया। वो इस दुनिया में अपीयरेंस हुई कनेक्शन तोड़ने के लिए। दूसरी तरफ आवा मिराई को गले लगा लेते, फिर वो जमीन पर गिर जाते, जिससे मिराई कांपते हुए कहता मॉम, लेकिन आवा कहती है बहुत ही अच्छा, तुम जीत गए। तभी मिराई अपने सामने देख के हैरान रह जाता है और हम देखते ब्लड में कुछ हलचल सा होने लगता है और वो सभी ब्लड मिराई के पीछे को जाने लगते हैं। और हेवन बाकी बंदों को कहती है इस तरफ आइए सब लोग। तभी मरे हुए बंदे की बॉडी हिलने लगती है और वो सब दोबारा
हील होने लगता है, जिससे देख के ह्यून भी काफी हैरान रह जाती है। जो बंदे जिंदा हुए होते वो कहते अभी भी क्या हुआ था, तो एक लड़की काफी ज्यादा हाफ रही थी और कहती है क्या मैं अब अभी मौत के मुंह से वापस आई हूँ। ह्यून भी काफी हैरानी से अपने मन में कहती वो सभी दोबारा जिंदा हो रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है। वो सारे ब्लड के कितने अभी भी मिराई के पीछे ही जा रहे होते हैं। तभी आवा भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं। वो सोल कहती है तो मुझे चाहते हो, क्या ये तुम्हारे प्लान में मदद करेगी। और हम देखते हैं ये मिराई की मॉम जैसी लग रही होती है, जो कहती है ठीक है एक शर्त पर, मेरी सिचुएशन चाहे जो भी हो मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। यंग टराइटे हैरान कहता क्या अगर मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर दूं, तुम सब मेरे बॉडी का एक हिस्से का यूज करोगी, तुम्हारे जैसे सोल इस दुनिया पे कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाएगी, तुम किसी भी लिविंग क्रिएचर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और ना ही तुम इस दुनिया में कुछ भी बदल सकते हो। सोल कहते ये ठीक है। और ह्यूमन फॉर्म में आते हुए कहते हैं मैं इस दुनिया को बदलना नहीं चाहती, ये मेरा अकेला बेटा है जो रोना बंद नहीं कर रहा है। तभी आवा भी दोबारा सोल बनने लगते हैं, जिससे मिराई कहता मॉम। और आवा बताते तुम्हें बस मुझे एक बुरी मॉम के रूप में याद रखना होगा, जिसने उन लोगों को तुमसे छीनने की कोशिश की जो तुम्हारे लिए अनमोल है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम अपने नई फैमिली के साथ खुश रहो, जिसे तुमने अकेले ही बचाया है। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से तुम्हें और मुश्किल सहना पड़े। तो वो हवा में उड़ने लगती है और कहती मिराई अब समय आ गया कि मैं तुम्हें जाने दूं। इससे मिराई का पूरा बॉडी दोबारा कांपने लगता है। और आवा कहती क्या तुम जानते हो। मिराई कहती तुम मेरे आंखों में आंखों डालकर बात नहीं कर सकते जब तुम मुझसे झूठ बोलते हो। इससे आवा हैरान रह जाती है, उस पल को याद करते जब मिराई से पहली बार मिलती है और अपने आंखों को बंद कर लेती है। फिर जब वो मिराई को चूमती है अपने आंखों को बंद कर लेती है। मिराई कहता मैं आपसे पूछना चाहता था आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो। और आवा बताती है लोग कहते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चे को किसी और से ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि जो लोग अपने पेरेंट्स को दूसरे से बेहतर जानते हैं वो उनके बच्चे ही है। अपने मॉम को गले लगाते हुए कहता मैं जानता हूँ। मिराई बताता मॉम को शायद मेरी याद आ रही थी, मुझे उसकी बहुत ही याद आती थी और मुश्किल सहा जितना मैंने किया। और उसकी मॉम के सोल के भी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मिराई के साथ बिताए हुआ सभी पलों को याद करने लगती है और उसके सोल की बॉडी गायब होने लगता है और मुस्कुराते हुए कहती है अलविदा मिराई। और मिराई सिर्फ अपने मॉम को जाते हुए देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था और काफी फूट फूट के दोबारा रोने लगता है। वहाँ पे जिसन भी आ जाते हैं, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि दोबारा जिंदा कैसे हो गई। और जाके मिराई से लिपट जाती है और मिराई भी एक्सेप्ट करते हुए कहता बाय मॉम। और क्यों हुई जिंदा होते हुए कहता यहाँ से निकल जाओ जिसन। लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और कहता ये क्या हो गया। उसके पीछे कोई आता है, कहता मैं भी यही पूछना चाहती हूँ। इस बात से वो भी हैरान होता है, उसे पीछे मुड़ के देखता है और एक कैप्टन ली होती है जो कहती है बहुत दिनों बाद मिले क्यों हुई। क्योंकि तो आँख फटे फटे रह जाता है। कहता कैप्टन हम बुसान के एंट्रेंस डोर के पास का देखते हैं और ये फोर्ट ऑपरेटिंग बेस होता है। वो सभी किसी प्लान पे बात कर रहे होते हैं और कोई कहता है क्या सभी टीम लीडर यहाँ मौजूद है। आले कहते क्या आपने जो रेडियो पे कहा वो सच है। नूरी कहती है हाँ हिमी के बुसान के अंदर देखने की एबिलिटी की यूज करने के बाद हमें पता चला कि सभी ज़ूमगन गायब हो गए हैं। इसके अलावा हमें हर जगह व्हाइट पोर्स उगते हुए दिखाई दिए और उन इलाकों में अलग अलग कंकाल जैसे ज़ूमगन दिखाई देने लगे हैं। मुझे नहीं पता कि टराइटे क्या प्लान बना रहा है, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर तो ये साफ है कि टराइटे उस बिल्डिंग के पास स्थित होगा जहाँ पे वो सफेद पेड़ दिखाई दी गई थी। बुसान में एंट्री करने से पहले ये हमारी लास्ट ब्रीफिंग है। ये तय करे कि आप सभी अपने मकसदों को याद रखें। हर टीम अपने अपने जगह से अंदर जाएंगे। हर टीम अपने अपने जगह से अंदर जाने के बाद हमें उस बिल्डिंग के पास इकट्ठा होंगे जहाँ सफेद पेड़ उगा था। यहीं से हम बुसान को वापस हासिल करेंगे और साफ कहते टराइटे को खत्म कर देंगे। आज वही दिन है और हम देखते वो सभी तैयार रहते हैं और नोरी कहती हम इस वॉर को खत्म करेंगे। हेरुम कहता टराइटे बुसान के पास ही इंसानों का कैंप का डेरा डालते हुए दिखाया गया है। इतने नाजुक समय में आभा कहाँ चली गई थी। टराइटे कहता हेरुम कहता हाँ उठाओ रोहान को। हेरुम कहता क्या आपको पूरा यकीन है। अपने मन में कहता अच्छा ऐसा है, आखिरकार वो सीरियस हो गया है ना। और टराइटे कहता चलो चले अब इंसानों का स्वागत करने का समय आ गया है।